नमस्कार दोस्तों, मैं पद्माराम चौधरी, संस्कृत विषय अध्यापक, संस्कार चिल्ड्रन सीनियर सेकेंडरी स्कूल बाड़मेर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, मैं संस्कृत विषय की बात कर रहा हूं। आज हम अपने संस्कृत विषय के प्रथम प्रकरण की शुरुआत कर रहे हैं और अपना प्रथम प्रकरण है वर्णमाला। जब हम किसी भी भाषा की शुरुआत करते हैं तो हमेशा उसके वर्णमाला से की जाती है। जब हम हिंदी विषय की शुरुआत करते हैं तो उसकी वर्णमाला से, संस्कृत विषय की शुरुआत करते हैं तो संस्कृत की वर्णमाला से, और इंग्लिश की शुरुआत करते हैं तो अल्फ़ाबेट से करते हैं। जब हम एक भाषा पढ़ रहे हैं, यह अपना संस्कृत तृतीय भाषा के रूप में जाना जाता है, तो हम जब तृतीय भाषा की जानकारी प्राप्त कर रहे हैं तो हमें यह भी ज्ञात होना चाहिए कि इनकी शुरुआत जब वर्णमाला से होती है तो इनमें कौन कौन से वर्ण आते हैं, कितने वर्ण हैं, उनको आगे कितने भागों में बांटा गया है, इस सब की जानकारी हमें होनी चाहिए। तो हम अभी शुरुआत कर रहे हैं अब वर्णमाला की। तो अपना पहला प्रकरण जो कक्षा 6 से लेकर के कक्षा 10वीं तक और उसके आगे के सीनियर लेवल में या कॉलेज लाइफ की अगर बात करें तो उसमें भी हमारे लिए ये इसकी जानकारी होनी ज़रूरी है, क्योंकि हम एक भाषा पढ़ रहे हैं तो भाषा की जानकारी हमेशा उनकी वर्णमाला से होती है। तो विद्यार्थियों, हम बात कर रहे हैं वर्णमाला की। संस्कृत की वर्णमाला में अपने इस लेवल में कक्षा 6 से 10वीं तक की बात करें तो इसमें वर्णों की संख्या होती है 48। कितनी होती है? 48। 48 को संस्कृत में कहा जाता है अष्टचत्वारिंशत्। अष्टचत्वारिंशत्। अब वर्णमाला को 3 भागों में बांटा जाता है। कितने भागों में? 3, जिसका पहला भाग है स्वर। स्वर का मतलब होता है कि वे वर्ण जो स्वतंत्र हो। किस में स्वतंत्र? बोलने में स्वतंत्र हो, जिनका हम उच्चारण करते हैं तो जो उच्चरित होने में स्वतंत्र हो, वे स्वर हैं। जो बिना किसी अन्य वर्णों की सहायता से बोले जाते हैं या उच्चरित होते हैं, वे स्वर कहलाते हैं। और स्वर को संस्कृत में अच कहा जाता है। क्या कहा जाता है विद्यार्थियों? अच। और इनकी संख्या है 13, और जिनको संस्कृत में कहा जाता है त्रयोदश। क्या कहा जाता है? त्रयोदश। अब पुनः स्वरों को भी हम 2 भागों में बांटते हैं। इसका पहला भाग है ह्रस्व स्वर और दूसरा है दीर्घ स्वर। जब ह्रस्व स्वर, ह्रस्व का मतलब होता है कि वे स्वर जो उच्चरित होने में समय कम ले, बोलने में जिसका समय बहुत कम लगता हो, वे ह्रस्व स्वर हैं, और इनकी संख्या है 5। और 5 को संस्कृत में कहा जाता है पंच। तो ह्रस्व स्वर वे 5 कौन कौन से हैं? जिसमें पहला स्वर आता है अ, ई, उ, री, ली। अब इनके बाद दूसरा क्रम आता है दीर्घ स्वर का, और दीर्घ स्वरों की संख्या होती है 8। कितनी होती है? 8 होती है। 8 को संस्कृत में कहा जाता है अष्ट। दीर्घ का मतलब है कि वे स्वर जिनका समय ह्रस्व स्वर से 2 गुना ज़्यादा लगे, उच्चरित करने में जो ह्रस्व स्वर से 2 गुना समय ज़्यादा ले, वे होते हैं दीर्घ स्वर। लेकिन विद्यार्थियों ध्यान रखना, विशेष रूप से 9th और 10th क्लास के स्टूडेंट्स ध्यान देना कि जब हम अपने हाई लेवल की बात करेंगे तो स्वरों को वहाँ पर 3 भागों में बांटा जाता है। जो तीसरा स्वर आता है एक प्लुत स्वर। कौन सा? प्लुत स्वर। प्लुत का मतलब होता है कि वे स्वर जो ह्रस्व स्वर से 3 गुना जिसमें समय ज़्यादा लगे, वे स्वर जिनका
उच्चरित करने में जब हम उनको उच्चारण करते हैं तो जिसका समय 3 गुना ज़्यादा लगे वे होते हैं प्लुत स्वर। और ये विशेष तौर पर जब हमसे कोई दूर खड़ा व्यक्ति है उनको जब हम पुकारते हैं तो उनके लिए प्रयुक्त किया जाता है। तो पुनः ये इधर दीर्घ स्वर पर दीर्घ स्वरों की संख्या 8 जिनको अष्ट कहा जाता है। ये दीर्घ स्वर 8 कौन कौन से हैं वो देखिए। पहला है आ, ई, ऊ, री, ए, ओ, ऐ, ओ। अब ध्यान देना यहाँ पर जो 6th क्लास के स्टूडेंट हैं, जब आपने यहाँ पर ये जो दीर्घ स्वर देखे हैं तो आपके मन में एक प्रश्न आया होगा कि हमने इससे पहले तो जो स्वर पढ़े उनमें ये देखा है कि ए के बाद में ऐ, फिर ओ, फिर औ। यहाँ आपको ऐसा लग रहा है क्या? हमने इनका जो क्रम लिखा है वो क्या है? ए के बाद में ओ है, ओ के बाद में ऐ है और फिर औ है। तो ध्यान देना संस्कृत में इनका क्रम यही है। इसका कारण क्या है? इसका कारण है माहेश्वर सूत्र। क्या कारण है? माहेश्वर सूत्र। माहेश्वर सूत्रों की बात करें तो माहेश्वर सूत्रों के अनुसार ही अपनी संस्कृत की वर्णमाला बनी है। यानी हम कह सकते हैं कि संस्कृत का एक आधार स्तंभ है माहेश्वर सूत्र। और माहेश्वर सूत्रों के अनुसार इनका क्रम यही रहता है कि पहले ए आएगा, फिर ओ आएगा, फिर ऐ आएगा और अंत में औ आएगा। जब हम इससे आगे संधि पढ़ेंगे जिसमें एक अयादि संधि आती है, तो अयादि संधि जब हम पढ़ेंगे तो उनमें भी उनका अपनी जो वर्णमाला का क्रम हमें ये याद रखना होगा कि पहले ए, फिर ओ, ऐ, औ। अब इसके बाद जब हम बात करें तो दूसरा जो इसका वर्णमाला का भाग आता है वो आता है मित्रों व्यंजन का। किसका आता है? व्यंजन का। व्यंजन का मतलब है कि वे वर्ण जो बिना स्वरों की सहायता से उच्चरित नहीं होते। यानी जब हम व्यंजनों का उच्चारण करेंगे तो इनमें हमें स्वरों की जरूरत पड़ेगी। बिना स्वरों की सहायता से हम व्यंजनों का उच्चारण नहीं कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखना कि जब व्यंजनों का जो मूल रूप होता है, यानी जब हम इनको जब लिखते हैं तो ये मूल जो व्यंजन है वे हमेशा स्वर रहित होते हैं। स्वर रहित का मतलब है कि उनके साथ स्वरों का प्रयोग नहीं किया जाता है। कब? जब हम उनको मूल रूप में देखते हैं, जब उनको हम लिखते हैं तब। लेकिन जब उच्चारण करते हैं, व्यंजनों को जब हम बोलते हैं, तब हमें स्वरों की सहायता लेनी पड़ेगी। बिना स्वर की सहायता से व्यंजनों का उच्चारण नहीं किया जाएगा। अब हम बात करते हैं इनके वर्ण संख्याओं की। व्यंजन वर्ण है, इनकी संख्या है 33। कितनी है विद्यार्थियों? 33। 33 को संस्कृत में कहा जाता है त्रयत्रिंशत्। क्या कहा जाता है? त्रयत्रिंशत्। अब जब हम इनको आगे भागों में बांटने की बात करते हैं तो विशेष रूप से हम इनको 2 भागों में बांट सकते हैं। कितने भागों में? 2 भागों में बांट सकते हैं, जिसमें पहला भाग है वर्गीय व्यंजन। और वर्गीय व्यंजन को हम स्पर्श व्यंजन भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? स्पर्श व्यंजन। इनकी संख्या है 25, जिनको संस्कृत में पंचविंशति कहा जाता है। क्या? पंचविंशति। अब वर्गीय का मतलब है कि वर्ग यानी समूह। वे व्यंजन वर्ण जो समूह में रहते हैं, जो वर्ग में रहते हैं, वे वर्गीय व्यंजन है। भले हिंदी वर्णमाला की बात करें या भले संस्कृत वर्णमाला की बात करें तो उनमें वर्गों की संख्या 5 होती है। कितनी होती है? 5। वे 5 वर्ग कौन कौन से हैं? तो देखिए, पहला वर्ग आता है क वर्ग,
दूसरा आता है च वर्ग, तीसरा आता है ट वर्ग, चौथा आता है त वर्ग और पांचवा प वर्ग। अब प्रत्येक वर्ग में व्यंजनों की संख्या 5-5 है, 5 वर्ग है और प्रत्येक में वर्णों की संख्या भी 5, तो कुल हो जाएंगे 25। अब इन वर्गों में कौन कौन से वर्ण आते हैं? अब जो 9वीं और 10वीं में पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं वो विचार कर रहे हैं कि हमें इनकी कहाँ ज़रूरत है, लेकिन विद्यार्थियों ध्यान देना कि जब हम स्वर संधि पढ़ेंगे, व्यंजन संधि पढ़ेंगे, तो हमें इनकी बहुत ज़रूरत पड़ेगी कि प्रथम वर्ण कौन सा है वर्ग का, द्वितीय वर्ण कौन सा है, तृतीय वर्ण कौन सा है, चतुर्थ वर्ण कौन सा है और पंचम वर्ण कौन सा है। तो देखिए इसका प्रत्येक वर्ग का पहला वर्ण है वह है क, च, ट, त, प और यही 5 वर्ग हैं। अब क वर्ग की बात करें तो क वर्ग में 5 वर्ण हैं, कौन कौन से? क, ख, ग, घ, ङ। ध्यान देना विद्यार्थियों, क वर्ग का पंचम वर्ण है ङ। क्या है? आप स्वयं एक बार उच्चारित कीजिए, आप स्वयं बोल के प्रयास करें कि क्या हम इसका उच्चारण सही कर रहे हैं। ङ, इसकी ध्वनि जो है वो नाक से निकलेगी क्योंकि ये नासिकीय वर्ण है। कैसा वर्ण है? नासिकीय। नासिकीय वर्ण का मतलब है कि वे वर्ण जिसका उच्चारण करते समय ध्वनि नाक से निकले, वे नासिकीय वर्ण है। और प्रत्येक वर्ग का जो पंचम वर्ण है वो नासिकीय वर्ण है। जब हम आगे उच्चारण स्थान पढ़ेंगे तो उस समय हमारे लिए ये महत्वपूर्ण होगा कि कौन सा वर्ग, कौन सा वर्ण जिसका उच्चारण स्थान क्या है और कैसे उनका शुद्ध उच्चारण किया जाता है। तो एक बार पुनः बोलिए, यह है ङ, बोलो ङ। शाबाश। अब आगे दूसरा जो वर्ग है वह है च वर्ग। इसमें भी 5 वर्ण है, कौन कौन से? देखिए च, छ, ज, झ, य। क्या बोलेंगे? य, बोलो य। अब इसके बाद में तीसरा वर्ग है ट वर्ग। इसमें भी 5 वर्ण है, कौन कौन से? ट, ठ, ड, ढ, ण। कौन सा है 5वां वर्ण? ण। ये भी नासिकीय वर्ण है। अब अगला वर्ग आता है त वर्ग। इसमें भी 5 वर्ग है, त, थ, द, ध, न। और अंतिम वर्ग है प वर्ग, जिसमें 5 वर्ण कौन कौन से हैं? प, फ, ब, भ, म। तो यानी प्रत्येक वर्ग के जो पंचम वर्ण हैं वो नासिका से उच्चारित होते हैं, उनका उच्चारण स्थान नासिका है। और इनके अलावा ये जिस वर्ग में आते हैं वर्ग के अनुसार इनके प्रत्येक पंचम वर्ण के उच्चारण स्थान 2-2 है। इसकी चर्चा हम आगे जब उच्चारण स्थान पढ़ेंगे तब विस्तृत रूप से करेंगे। अब इनके बाद हम जब अगली बात करते हैं अवर्गीय व्यंजन की, जो व्यंजनों का दूसरा भाग है। दूसरे भाग का नाम है अवर्गीय व्यंजन। अवर्गीय व्यंजन का मतलब होता है जिनका कोई वर्ग नहीं होता है, जिनका कोई वर्ग नहीं होता है, वे अपने अलग समूह में रहते हैं। वे कौन कौन से हैं? इनकी संख्या कितनी है? तो अवर्गीय व्यंजनों की संख्या है 8। कितनी है? 8। 8 को संस्कृत में कहा जाता है अष्ट। और अवर्गीय व्यंजनों को हम 2 भागों में बांट सकते हैं, और वे 2 भाग कौन कौन से हैं? जिसमें पहला भाग आता है अंतःस्थ। कौन सा आता है? अंतःस्थ। इनकी संख्या है 4। 4 को संस्कृत में कहा जाता है चत्वार। क्या कहा जाता है? चत्वार। ये कौन कौन से वर्ण हैं, इनका क्रम क्या है वो देखिए। ये 4 वर्ण हैं य,
व र ल। अब जो 6th क्लास के विद्यार्थी हैं उनके मन में एक प्रश्न उत्पन्न हो रहा है ना। वो प्रश्न ये है कि हमने इससे पहले जो इनका कर्म पढ़ा है वो ऐसा नहीं पढ़ा है, लेकिन अब आप संस्कृत का पहली बार मुकाबला कर रहे हो, पहली बार पढ़ रहे हो, तो आपको ध्यान देना है ये कि संस्कृत में इनका कर्म यही रहता है य व र ल। क्यों? इसका भी कारण क्या है? मैंने पहले भी आपको बताया था, जब हम स्वर पढ़ रहे थे तो दीर्घ स्वरों की हमने बात की थी कि इनका कर्म भी ए के बाद में ओ, फिर आई, फिर औ है। कारण क्या बताया था मैंने? माहेश्वर सूत्र। तो इसका भी कारण यही है कि माहेश्वर सूत्रों के अनुसार, क्योंकि माहेश्वर सूत्र अपना क्या है? संस्कृत का आधार स्तंभ है, वो इसकी नींव है और पूरी व्याकरण माहेश्वर सूत्रों पर टिकी हुई है। तो इसके अलावा हमें इनका एक क्रम याद रखना जरूरी है। क्यों? क्योंकि जब हम आगे संधि पढ़ेंगे तो उसमें स्वर संधि में एक नाम आता है यण संधि, और यण संधि जब हम पढ़ेंगे तब हमें जरूरत पड़ेगी इन वर्णों की, क्योंकि इन वर्णों को ही यण वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं इनको? यण वर्ण कहते हैं। यानी यण एक प्रत्याहार है और उनमें कर्म अपने को ये याद रखना है। अब इसके बाद अवर्गीय व्यंजन का दूसरा भाग आता है ऊष्माण, और इनकी भी संख्या है 4। 4 को संस्कृत में क्या कहते हैं? चत्वार। और ये वर्ण कौन कौन से हैं? श, श, स, ह। तो ये हो गए अपने व्यंजन, पूरे हो गए ना। 4 + 4 8, 8 और 25 33। तो व्यंजनों का काम हो गया पूरा। लेकिन मैंने पहले आपको बताया था कि सामान्य तौर पर जब हम वर्णमाला की बात करते हैं तो वर्णमाला को हमने 3 भागों में बांटा है। पहला भाग हो गया अपना स्वर, दूसरा हो गया व्यंजन, और तीसरा है अयोगवाह। क्या नाम है? अयोगवाह। अयोगवाह का मतलब होता है कि वे वर्ण जिनका योग नहीं होता है। योग का मतलब क्या है? कहाँ योग नहीं होता है? तो वो देखिए, यानी वे वर्ण जो माहेश्वर सूत्रों में जिनका योग नहीं होता है। किस में नहीं होता है? माहेश्वर सूत्रों में। जब हम माहेश्वर सूत्र लिखते हैं तो उनमें जिन वर्णों का योग नहीं होता है उन्हें कहा जाता है अयोगवाह। उन्हें क्या कहा जाता है? अयोगवाह। अयोग का मतलब है कि उनका योग नहीं है, और वाह का मतलब है कि जो वाहनीय है। वाहनीय का मतलब कि जिनका प्रयोग किया जाता है, जो हमें व्यवहारिक दृष्टि से जिनका प्रयोग मिलता है, वे वाह कहलाते हैं। लेकिन इनका योग माहेश्वर सूत्रों में नहीं है। और अयोगवाह वर्णों की संख्या होती है 2, और 2 को संस्कृत में कहते हैं द्वि। क्या कहते हैं? द्वि। द्वौ भी कह सकते हैं। तो ये 2 कौन कौन से हैं? इसका पहला नाम है अनुस्वार। अनुस्वार जो एक बिंदी के रूप में प्रयुक्त होता है। अनु, अनु का मतलब होता है पीछे, अंतिम वर्ण पर जो स्वार यानी स्थित रहता है, वो होता है अनुस्वार। यानी जो हम किसी वर्ण के ऊपर जिनको लगाते हैं, ऊपर जिनको स्थापित किया जाता है, वो अनुस्वार है। और ये अनुस्वार भी ध्यान रखना विद्यार्थियों, अनुस्वार का प्रयोग हम प्रत्येक वर्ग के पंचम वर्ण के रूप में कर सकते हैं। प्रत्येक वर्ग के पंचम वर्ण के रूप में कर सकते हैं। यह अनुस्वार किस वर्ण पर लगा हुआ है? हमें देखना है कि जिस वर्ण पर लगा हुआ है वह वर्ण किस वर्ग का है। जब अभी हमने व्यंजन पढ़े थे, वर्गीय व्यंजन,
तो उसमें हमने 5 वर्ग पढ़े थे। तो प्रत्येक वर्ग का जो अंतिम वर्ण है वो पंचम वर्ण है। तो इस अनुस्वार को हम देखते हैं कि वो किस वर्ण पर लगा हुआ है और वो वर्ण किस वर्ग का है। जिस वर्ग का है उसी वर्ग का पंचम वर्ण के रूप में हम उस अनुस्वार को देख सकते हैं, लिख सकते हैं, उसका उच्चारण कर सकते हैं। और अयोगवा का दूसरा भाग है विसर्ग, जो हमेशा वर्ण के अंत में लगता है। कहाँ लगता है? वर्ण के अंत में। तो विद्यार्थियों, अपना यह पहला प्रकरण यही पूरा होता है। हमने यहाँ पर अपने इस कक्षा 6 से 10 तक के लेवल की बात करें तो वर्णों की संख्या कितनी बताई है? 48। और वे 48 वर्ण जो आपके सामने हैं। लेकिन जब हम इसे आगे के लेवल की बात करेंगे तो वहाँ पर जो एक पाणिनि, आपने नाम सुना होगा, पाणिनि जो संस्कृत का व्याकरणाचार्य है, व्याकरण जिनकी उद्ययन है। तो पाणिनि ने जो व्याकरण बनाई थी वो व्याकरण है पाणिनीय व्याकरण। और पाणिनीय व्याकरण के अनुसार वहाँ पर वर्णों की संख्या होती है 63 या 64, और उसकी जानकारी हम आगे की कक्षाओं में करेंगे। तो एक बार पुनः देख लीजिए, इनका रिवाइज कर लेते हैं कि वर्ण कितने होते हैं, कौन कौन से हैं। तो आप भी साथ साथ में रिवाइज करते रहिए और आप स्वयं उच्चरित कीजिए ताकि आपको कंठस्थ हो जाए। विशेष रूप से कक्षा 6 से 8 तक के विद्यार्थी ध्यान दें। तो वर्णमाला, वर्णों की संख्या कितनी है? 48। 48 को संस्कृत में क्या कहते हैं? अष्टचत्वारिंशत्। और वर्णमाला को हमने 3 भागों में बांटा है। कितने भागों में बांटा है? 3 भागों में। पहला भाग है स्वर, और स्वर को संस्कृत में कहते हैं अज। क्या कहते हैं? अज। और इनकी संख्या है 13, जिनको कहा जाता है संस्कृत में त्रयोदश। और इनको 2 भागों में बांटा है, हर्षिव स्वर और दीर्घ स्वर। हर्षिव स्वरों की संख्या है 5, जिसको पंच कहा जाता है। दीर्घ स्वरों की संख्या है 8, जिनको अष्ट कहा जाता है। और इनके अलावा दूसरा इनका भाग आता है व्यंजनों का, और व्यंजन जो है उनको संस्कृत में कहा जाता है हल, और इनकी संख्या है 33, जिसको संस्कृत में हम त्रयत्रिंशत् कहते हैं। और इनको हमने पुनः 2 भागों में बांटा है, वर्गीय व्यंजन और अवर्गीय व्यंजन। वर्गीय व्यंजन का दूसरा नाम क्या है? स्पर्श। स्पर्श व्यंजन भी हम इनको कह सकते हैं, और इनकी संख्या है 25, यानी पंचविंशति। और जो अवर्गीय व्यंजन है उनकी संख्या 8 है, और उनको हमने 2 भागों में बांटा है। पहला भाग है अंतःस्थः, दूसरा है ऊष्माण। अंतःस्थः इनकी संख्या 4 है। इनका क्रम ध्यान रखना विद्यार्थियों, य व र ल। और दूसरा है ऊष्माण, इनकी संख्या भी 4 है। 4 को संस्कृत में चत्वार कहते हैं, और यह है श श स ह। अब इनके बाद 2 तो हो गए, स्वर और व्यंजन। वर्णमाला में तीसरा भाग है अयोगवाह, और अयोगवाहों की संख्या है 2, जिनको द्वि कहते हैं। इनका पहला भाग है अनुस्वार और दूसरा भाग है विसर्ग। और अपना ये चैप्टर, अपना ये प्रकरण ये समाप्त।